के टीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स के लिए डाउनलोड करें कॉलेज एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला तक देख लिए थे। एनालिसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूरा देख रहे थे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जो हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखे थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जो हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फिर एक सी फोर्स था जिसको कंप्रेसिव फोर्स कहते थे, इसका उतना तो यूज नहीं है। फिर एक टी फोर्स है जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। इसका यूज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने में था। वो निकालने का देखिए दो तरीका था, ये दो फार्मूला था, और ये आपका मॉडुलर रेशियो निकालने का फार्मूला है। अब हम लोग जो है सबसे पहले तीन तरह के सेक्शन होते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो पहला सेक्शन है आपका वो है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है आपका, देखिए ये आपका क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का, ये आपका डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ये आपका इफेक्टिव विड्थ हो गया। सेंटर ऑफ रिइंफोर्समेंट से और टॉप फाइबर का जो डिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। जब इसका स्ट्रेस डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, तो यहाँ पे जीरो होगा स्ट्रेस, और आपके कंक्रीट में टॉप फाइबर में जितना अलाउएबल है, परमिसिबल जो हम लोग स्ट्रेस है वो रीच कर जाएगा कंक्रीट, और आपका टेंशन में भी जो स्टील है वो भी आपका परमिसिबल स्ट्रेस को रीच कर जाएगा। तो जब दोनों आपका टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, उस तरह के सेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पे सारा नोटेशन में लिख दिया हूँ। ये सी ए को क्या कहेंगे, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन टॉप फाइबर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के टॉप फाइबर में जो स्ट्रेसेस एक्चुअल आ रहा है। सिग्मा सी बी सी क्या कहेंगे, जो परमिजिबल स्ट्रेस है, जितना हम लोग इसमें अलाउएबल है कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपका जो आपके बेंडिंग में पेज नंबर 81 पे देखिएगा, वहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हर एक ग्रेड के लिए क्या होगा सिग्मा सी बी सी। फिर आपका एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील जो है वो टी ए बाय एम को, टी ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्चुअल कर रहा है, और जो परमिजिबल स्ट्रेस है वो आपका सिग्मा एस टी बाय एम, और एक्स ए आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और एक्स सी आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस सेक्शन में जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो आपका सेम होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे। तो देखिए पहला पॉइंट यही है कि आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। दूसरा, आपका जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस के को रीच कर जाएगा, तो आपका वैल्यू सेम हो जाएगा इसका, एक्चुअल का और परमिसिबल का। फिर आपका जो स्टील में स्ट्रेस है, एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो आपका परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। इस केस में बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इससे पहले जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला लिखे थे, ये इसमें सी ए लिखे हैं, एक्चुअल का यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे भी एक्चुअल रखे हैं। अब हर एक सेक्शन के आधार पे ना कि कौन सा वैल्यू कहाँ रीच कर रहा है, कितना वैल्यू है, उसके आधार पे यहाँ पुट करेंगे। तो चूंकि इसमें देखिए ये भी मैक्सिमम रीच कर जा रहा है, टॉप फाइबर भी और स्टील भी आपका मैक्सिमम, तो यहाँ पे सिग्मा सी बी सी आ जाएगा एक्चुअल की जगह, परमिसिबल वैल्यू की जगह। फिर आपका यहाँ पे सिग्मा एस टी आ जाएगा। बाकी जो फार्मूला था, हाँ ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की जगह हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पुट करेंगे, और वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। एक यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो बैलेंस सेक्शन के लिए बहुत ही ईजी है, दोनों में से किसी भी फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सेक्शन आपका इकोनॉमिकल होता है। दूसरी बात, जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो आपका बैलेंस सेक्शन में जितना एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए एक सेक्शन में, उसके ही इक्वल होगा। वो आपका पॉइंट छूट गया था तो मैं इस साइड आपको लिख दिया। नेक्स्ट है आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। देखिए इस केस में क्या होता है आपका, ये देखिए ये आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ, सॉरी ये आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ये क्रिटिकल से आपका एक्चुअल जो है वो कम हो जाता है, क्यों,
क्योंकि देखिए नंबर ऑफ स्टील जो होता है, रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका बैलेंस सेक्शन से कम होता है। एक एग्जांपल के तौर में देखिए, मैं यहाँ पे कितना नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड किया हूँ, 5, यहाँ पे 4। तो आप पढ़े होंगे कि जब इसके वजह से जो है ये जो एरिया है माइनस कीजिएगा, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि मास आपका जनरली इधर है। तो इस वजह से जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल से कम होता है। जब ये कम होगा तो एरिया ऑफ स्टील भी आपका बैलेंस से कम होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कम होगा क्रिटिकल से। और इस केस में आपका क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो स्ट्रेस डायग्राम था बैलेंस के लिए वो आपका ये था, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा शिफ्ट कर गया ऊपर, यहाँ आ गया। तो यहाँ जब आप ऐसे लीनियर लाइन खींचिएगा, स्ट्रेट लाइन, फिर पता चलेगा कि आपको स्टील तो आपका परमिजिबल स्ट्रेस रीच कर जा रहा, लेकिन आपका कंक्रीट जो है सिग्मा सीवीसी जो परमिजिबल है उससे कम है। तो इस केस में जो है हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में सिग्मा सीवीसी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे CA, जो हमको सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक जगह। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है हर एक सेक्शन के लिए। तो इस केस में क्या है ना कि आपका सिग्मा ST आपका रीच कर जा रहा है, तो यही लिखा हुआ है स्ट्रेस इन स्टील रीचेस टू इट्स मैक्सिमम परमिजिबल वैल्यू फर्स्ट। सबसे पहले स्टील आएगा, तो जब स्टील में आपका परमिजिबल स्ट्रेस आएगा तो स्टील में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको पहले पता चल जाएगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल करने वाला है, क्योंकि स्टील आपका डक्टाइल इन नेचर होता है। उसमें जो इलोंगेशन आता है उससे आप पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो आपको पहले पता लग जाता है। सडन फेल्योर इसमें नहीं होता है, इसीलिए इस तरह के सेक्शन को बेस्ट सेक्शन कहा जाता है। और हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो सिर्फ बैलेंस्ड या नहीं तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ही करते हैं, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को बैलेंस हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। देखिए इसमें एक्चुअल जो है आपका स्ट्रेस वो परमिजिबल से कम आता है, लेकिन स्टील जो है आपका रीच कर जाता है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ आपका। और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होगा। तो देखिए ये तो आपको एक अलग से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपको वैल्यू तो पता नहीं है। तो उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सिग्मा ST इंटू AST इससे निकाल लेंगे, क्योंकि सिग्मा ST हमें पता रहेगा। हर एक स्टील के ग्रेड का जो रिइंफोर्समेंट का ग्रेड होगा उसका हम लोग को वैल्यू पता होता है। जैसे FE 250 के लिए 140 होगा अप टू 20 mm डाया के लिए, फिर 20 mm डाया से ज़्यादा होगा तो उसके लिए फिर हो जाता है 130 Nm/mm²। तो इस तरह हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आप लोग का सेक्शन है 3rd नंबर, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। इस सेक्शन को हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, नॉट सुटेबल फॉर डिजाइन। और इसको डिजाइन नहीं करेंगे हम लोग। अगर हम लोग का मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिजाइन द फॉलोइंग सेक्शन, और उस केस में क्या होगा ना कि अगर हम लोग का परमिजिबल जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उससे ज़्यादा आपका एक्चुअल आएगा, तो वो उस तरह के सेक्शन को हम लोग कह देंगे ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। और नीचे लिख देंगे वी कैन नॉट डिजाइन ओवर रीइंफोर्स सेक्शंस सिंस इट इज ब्रिटल इन नेचर, its failure is brittle in nature, so we will avoid to design over reinforced section। और इसलिए हम लोग ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करके उसके जगह पे डबली रीइंफोर्स्ड जो डिजाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन है उसका यूज करेंगे। तो देखिए ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होगा आपका, ये आपका एक्चुअल जो बैलेंस सेक्शन के लिए आपका था स्ट्रेस डायग्राम ये था। देखिए नंबर ऑफ बार यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, तो क्या हुआ आपका, ये आपका इधर शिफ्ट करिए, ये जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था वो आपका कम हो गया, और इसको ना थोड़ा इस पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर दीजिए। तो क्या हुआ ना कि जो पहले आपका स्ट्रेस था जो आपका वैल्यू था वो आप ये था, बाद में जाके जब इस पे स्ट्रेस हुआ तो ये आपका ना यहाँ पे रीच कर गया,
लेकिन आपका जो स्टील है वो अभी भी आपके परमिजिबल स्ट्रेस जो आपका ये वैल्यू है पूरा, सॉरी ये वैल्यू है सिग्मा एस टी, उससे देखिए टी ए आपका ये कम है। टी ए क्या है आपका, टी ए इतना दूर है सिर्फ एक्चुअल। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंक्रीट जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू को तो रीच कर जा रहा है, लेकिन आपका स्टील नहीं कर रहा है। तो अगर कंक्रीट पहले कर जाएगा तो कंक्रीट ब्रिटल इन नेचर होता है, इसीलिए इसका फेल्यूर को हम लोग ब्रिटल इन नेचर कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि सडन फेल्यूर होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा पहले से किसी भी फेल्यूर का कि डिफॉर्मेशन आ रहा है या फेल करने वाला है, ये हम लोग को कोई सिग्नल नहीं पता, सिग्नल देगा स्ट्रक्चर। इसीलिए इस तरह के सेक्शंस को डिजाइन करने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। इसमें क्या होगा, आपका एरिया ऑफ स्टील जो है बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा होगा, इसलिए आपका एक्स ए जो होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपका नोटेशन आपको अच्छे से याद हो जाए। स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कंक्रीट में रीच कर जा रहा है, तो उस केस में सी ए क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपका स्टील नहीं कर रहा है, तो स्टील का स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एस टी जो परमिजिबल स्ट्रेस है उससे कम होगा, और ये सेक्शन आपका क्या होगा, अनअपनेमिकल होगा। अब इस केस में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक तो पहला फार्मूला सी ए बाय टू। अब ये सी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी बी सी, और ये टी ए की जगह हम लोग सिग्मा एस टी अब इसमें नहीं लिख सकते हैं। जो हम लोग अंडर रिफोर्स सेक्शन में यहाँ सिग्मा एस टी लिखे हैं ये यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कम है सिग्मा एस टी से। तो अब हमको इसके लिए ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के ये टी ए निकाल के यहाँ पुट करना होगा। तो इससे बेटर होगा कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एस टी ए एस टी, जो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट ना करना पड़े, और इसमें हम लोग को सिग्मा सी बी सी पता होगा, तो हमको क्यों हम ये टी ए कैलकुलेट करें, हम लोग यहीं से एक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये दो फार्मूला होने का ये बेनिफिट है। होप करता हूँ कि आप लोग को सब पता चल गया होगा क्या सेक्शन है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग ना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये आपका एक प्रीवियस ईयर एक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले यूपीट्यू था, तो यूपीट्यू 2011-12 में आया हुआ है आपका। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर बीम इज 300 mm वाइड, तो पहले तो इसका विड्थ दे दिया है, एंड हैज 550 mm इफेक्टिव डेप्थ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है, ओवरऑल डेप्थ बोल रहा है या इफेक्टिव डेप्थ बोल रहा है। ये ऑलरेडी बता दिया आपका कि इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब ये स्मॉल डी का बात कर रहा है, कैपिटल डी का बात नहीं कर रहा है। इट इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स 14 mm डायमीटर, मतलब 4 बार से रिइंफोर्सिंग जो बार है वो 4 है और उसका जो डायमीटर है वो 14 mm है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग WSM मेथड। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम लाइव लोड, तो लाइव लोड कितना उसमें अप्लाइड कर सकते हैं हम लोग, इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड ओवर इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर, तो 6 मीटर के लिए कितना हम लोग इसमें लाइव लोड लगा सकते हैं वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ग्रेड कौन सा दिया है, सॉरी ये आपका M20 ग्रेड है, M20 ग्रेड, और स्टील का ग्रेड है आपका, ये M20 किसके लिए है, कंक्रीट के लिए है, और स्टील का ग्रेड है Fe415 ग्रेड। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, गिवन लिखिए आप, और सबसे बेस्ट तरीका है गिवन में कि आप ना एक क्रॉस सेक्शन बना लीजिए बीम का, ठीक, और इसको शो कर दीजिए। 4 बार दिया है, 1 2 3 4, इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया, 550, तो यहाँ से इसके सेंटर तक क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 550 mm, और बी क्या दिया आपका 300 mm, ये हो गया वैल्यू। यहाँ भी आप लिख लीजिए बी इक्वल टू क्या हो गया 300 mm, और ये क्या है आपको, इसको कैसे लिखते हैं, 4 बार कितना mm का, 14 डायमीटर का, तो इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम बनाइएगा ना तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने बैठता है, तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
फिर आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना दे दिया है डी, ये डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है 550 mm², सॉरी mm। ग्रेड ऑफ स्टील क्या दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया है आपका M20। अब M20 के लिए कितना होता है वैल्यू सिग्मा CVC, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दो और राउंड फिगर कर दो, तो ये 3 7 3 जा 21, तो ये 7 Nm/mm²। या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर 80 में जाना और 81 पे आपको ना मिल जाएगा कि M20 के लिए क्या है 7। देखिए सिग्मा CVC बेंडिंग को देखना है, जब भी देखना है M20 के लिए कितना है 7, यानी तो 3 से डिवाइड कीजिए, नियरेस्ट आपको पता चल जाएगा। फिर ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपका, सॉरी ये आपका कंक्रीट था, ये Fe415, इसके लिए सिग्मा ST का वैल्यू क्या होता है, फिर आप पेज नंबर 83 पे जाना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके लिए होता है 230 Nm/mm²। इसके बाद सबसे पहला स्टेप 1, कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को ना स्टेप वाइज करें, ताकि आपका अगर मान लीजिए कि आप 4 स्टेप तक गए, उसके बाद आपको नहीं पता चला कि आगे क्या करना है, तो कम से कम उतना का आपको मार्क्स मिल जाए, क्योंकि स्टेप तो सब में कॉमन होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एरिया ऑफ स्टील निकालना है और मॉड्यूलर रेशियो, एरिया ऑफ स्टील एंड मॉड्यूलर रेशियो, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो का यूज होगा आगे, इसीलिए पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो AST क्या हो जाएगा आपका, 4 बार है 4 इंटू π/4 14², इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यह आ जाएगा आपको 14 का स्क्वायर इंटू, कोशिश कीजिएगा कि पाई का वैल्यू 3.14 नहीं रखने का, जो ये आपका शिफ्ट प्रेस करके ये वैल्यू दबाइएगा, इससे ना पूरा पाई का वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से जो आ रहा ना वो यूज कीजिएगा, वो एप्रोप्रिएट होगा आपका। ये आ गया 615.75 mm²। ओके, फिर हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे, 280/3 सिग्मा CVC, ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, ये 7 है इसका वैल्यू, इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आएगा 13.33। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना था हम लोग को, एरिया ऑफ स्टील और मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू निकालना था। ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करें हम लोग, पोजीशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। इसको हम लोग कहते हैं XC। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, XC इजकल टू M सिग्मा CVC डिवाइड बाय सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CVC इंटू D। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, M पता है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे अभी, ये देखिए M कैलकुलेट कर चुके हैं 13.33 इंटू सिग्मा CVC भी पता है हम लोग को 7 डिवाइड बाय सिग्मा ST पता था 230 प्लस 13.33 इंटू 7, और आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया था क्वेश्चन में 550, तो लिख देंगे 550, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 13.33 इंटू 7 प्लस 230 का इन्वर्स इंटू 13.33 इंटू 7 इंटू D 550। देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ गया 158.73, चलिए mm। अब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करके
दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड फॉर Fe415। अभी हम जब एनालिसिस कर रहे थे आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस का, तो वहाँ बताए थे कि Fe415 के लिए XC डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 0.289D। यहाँ से निकाल लीजिए XC इजकल टू 0.289, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 550। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है आपका 0.289 इंटू 550, देखिए 158.95 mm। तो सिर्फ पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि राउंड ये इसका पूरा वैल्यू नहीं लिए मैं, इसमें इसको राउंड अप किया हुआ है, ये 0.2886 आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी आगे मैं क्वेश्चन करूँगा सिर्फ इसी से यूज करूँगा, इतना कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए XC हम लोग यूज कर लेंगे 158.95 mm। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 3 में पोजीशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ टोटल एक्सिस निकालेंगे। इसको X1 का से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, B इंटू XA का स्क्वायर बाय 2 इजकल टू MAST D माइनस XA। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। B का क्या वैल्यू दिया है आपका 300, XA नहीं पता, यही निकालना है, डिवाइड बाय 2। M कैलकुलेट हम लोग पहला स्टेप में कर चुके हैं, वो क्या था आपका 13.33। एरिया ऑफ स्टील भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो था आपका 6, ये देखिए 615.75। डी पता है आपका 550 माइनस यहाँ पे XA। अब इसको ना एक आपका इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट आ गया 150 XA स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 13.33 इंटू 615.75। ये वैल्यू जो आ रहा है ये आ रहा है 8207.94 को चलिए हम लोग लिख लेते हैं 5। फिर ये हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय 550 माइनस 8207.95 XA। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं 150 XA स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो का प्लस में 8207.95 XA, और ये इधर आएगा तो माइनस में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू था, इसमें 550 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 4514371.125 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में दिख रहा है आपको, मोड पे क्लिक कीजिए, फिर एक बार क्लिक कीजिए और अब इक्वेशन पे जाइए। इक्वेशन पे जाने के बाद ये देखिए इक्वेशन पे जाइए, फिर 1 प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे अननोन नहीं, हम लोग को इक्वेशन दिया है, फिर एक बार मोड दबाइएगा तो डिग्री आ जाएगा। डिग्री में पावर कितना आपका 2 है इसका, तो हम लोग 2 क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का A का वैल्यू मांग रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हो गया आपका A, वो कितना है 150। B आपका XA का कोफिशिएंट क्या है 8207.95। फिर C आपका देखिए माइनस में ये है, ये इक्वेशन इसी तरह होगा, इस इक्वेशन के लिए ही ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे -451437.125। उसके बाद इक्वल टू दबाएंगे, ये देखिए कितना आ गया 148.26। तो यहाँ से XA का वैल्यू आया है 148.26 mm। और एक वैल्यू और आया होगा, लेकिन वो देखिए माइनस में आया होगा, तो वो यूज नहीं करेंगे। 3 स्टेप हो गया। 4th स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे।
कि कौन सा सेक्शन है, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस फार्मूले से हम लोग को निकालना है। तो स्टेप 4 कंपैरिजन करेंगे। तो आपका XC आया था 158.95 mm और आपका XA आया है 148.26 mm। तो क्या हुआ, सिंस XA इज लेस देन XC, और ये किस केस में होता है कि आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम है, ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन के केस में होता है। ये अंडर इन्फोर्स्ड, सो इट इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड आपका CA जो होगा वो क्या होगा, लेस देन सिग्मा CBC होगा, और आपका जो TA होगा वो सिग्मा ST के बराबर होगा। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 5 में मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। एग्जाम में आपको ना इतना ये सब नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट ये लिख दोगे ना कि ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, उसके बाद आप वैल्यू पुट करो फार्मूला पे और कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MOR इक्वल टू, एक फार्मूला था आपका CA/2 B XA D माइनस XA/3। इसमें पहले तो हमको CA का नहीं पता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिग्मा CBC यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला था आपको सिग्मा ST AST D माइनस XA/3। चलिए इससे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से आ गया, चलिए इसको दो पार्ट में कर देते हैं। सिग्मा ST कितना होगा, 230 था। एरिया ऑफ स्टील क्या था आपका जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किए थे, देखिए 615.75। डी आपका क्या है 550। एक्जे कितना निकाले थे 148.26 डिवाइड बाय 3। अब ये सारे वैल्यू को ना हम लोग डिवाइड कर देंगे 10⁻⁶ से। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपका ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, ये mm स्क्वायर में है, तो इसको किलो न्यूटन पर मीटर में निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, किलो न्यूटन मीटर में इसको 10⁻⁶ से डिवाइड करना होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 230 इंटू 615.75, पहले इसको चेंज करना होगा आपका। ओके, 230 इंटू 615.75 इंटू 550 माइनस 148.26 डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड कर देना है 10⁻⁶ से, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा 70.89 किलो न्यूटन मीटर में। तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है। इस तरह हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को निकालेंगे। अब अगर ये फार्मूला यूज करना है तो ये कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। अंडर इन्फोर्स सेक्शन में सिग्मा CBC के बराबर नहीं है और ये वैल्यू हमको पता नहीं है। इसका सेक्शन कैसे बनेगा, देखिए ये आपका सेक्शन है, ये आपका, चलिए स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया XA, ये हो गया CA, और ये हो गया आपका सिग्मा ST/m, क्योंकि ये तो रीच कर जा रहा है, सिग्मा ST/m हो गया ये आपका। और ये वैल्यू क्या हो गया आपका D माइनस XA, क्योंकि ये पूरा आपका D होता है। ओके, अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये O है, ये आपका A है, ये B C D, यहाँ से निकालिए। तो हमको क्या निकालना है, CA निकालना है। चलिए CA/XA लिख लेते हैं इस ट्रायंगल का। उसी तरह फिर इस ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, सिग्मा ST/m डिवाइड बाय ये
डी माइनस एक्जे। यहाँ से देखिए सी ए निकल जाएगा, सी ए क्या आ जाएगा, सिग्मा एस टी इंटू एक्जे। अगर आपको रटना है तो ये रट लीजिएगा ये फार्मूला, डिवाइड बाय एम डी माइनस एक्जे। वैल्यू पुट कर दीजिए 230 इंटू एक्जे कितना आया था 148.26 डिवाइड बाय एम कितना था 13.33, ये 550, फिर ये आपका 148.26। कैलकुलेट कर लीजिए 230 इंटू 148.26 डिवाइड बाय 13.33, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 550 माइनस 148.26, ये आ गया आपका 6.36। देखिए ये आपका सिग्मा सीवीसी से कम है। सिग्मा सीवीसी कितना था आपका 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये देखिए 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये तरीका है आपका सीए निकालने का। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि आप स्ट्रेस निकाल के बताओ कि उसमें कितना आ रहा है, तो इस तरह आपको स्ट्रेस निकालना है। ये फार्मूला अगर आपको रटना है तो ये रट सकते हैं। देखिए अब यहाँ से एम आर निकाल लेते हैं, तो सी ए क्या हो जाएगा आपका 6.36 डिवाइड बाई 2, बी ए क्या हो गया 300, एक्स ए कितना हो गया 148.26, ये हो गया 550 माइनस 148.26 डिवाइड बाई 3। इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए सेम वैल्यू आएगा जो ये है आपका। फिर इसको ना हमको डिवाइड करना होगा 10⁻⁶ से, फिर आएगा किलो न्यूटन मीटर में। देखिए 148.26 डिवाइड बाय 3, इसको 550 से माइनस कर देंगे इंटू 148.26 इंटू 300 इंटू 6.36 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10⁻⁶। ये देखिए कितना आ गया 70.80 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए यहाँ तक तो मैच कर रहा है। पॉइंट के बाद अगर 1-2 डिजिट मैच नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो कोई भी फार्मूला यूज कीजिए, ये फार्मूला कीजिए, ये फार्मूला, बस आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे सी ए का वैल्यू क्या यूज करेंगे। जब अंडर इंफोर्स सेक्शन है तो सी ए हमको यहाँ इस तरह कैलकुलेट करना होगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ से निकाल लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से निकालना, जो इजी है ये इतना करने की ज़रूरत थी नहीं। इस क्वेश्चन में एक और था क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लाइव लोड कितना होगा। तो आपको ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो पता चल गया, अब मैक्सिमम लाइव लोड कितना होगा वो निकालते हैं। तो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है जो 2 था आपका, क्या था क्वेश्चन निकालना, मैक्सिमम स्ट्रेस लाइव लोड that beam can safely take, मतलब कितना ले सकता है। आपको बीम कौन सा दिया है अच्छे से क्वेश्चन में देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब ये आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड। ये इफेक्टिव स्पेन इसका दे दिया कितना है 6 मीटर। अब इसका क्रॉस सेक्शन में क्या था आपका, ये था क्रॉस सेक्शन, जो ये था बी आपका दिया था 300 और ये डी दिया हुआ था आपका डी आपका दिया था 550। अब इसके लिए इस पे अगर यूरियल लगता है तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा WL इफेक्टिव स्क्वायर बाय 8। तो क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के जगह हम लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पुट कर देना है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या आया है आपका, वैल्यू क्या था 70.89, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 70.89 किलो न्यूटन मीटर, ओके, इक्वल टू WL कितना दिया है 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यहाँ से आप W निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका
8 इंटू 70.89 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर कर लीजिए। 70.89 इंटू 8 डिवाइड बाय 36, ये आपका आया है 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर में आया है। तो ये जो लोड है आपका, ये कौन सा लोड है? ये जो W जो है आपका, ये आपका लाइव लोड के वजह से प्लस डेड लोड के वजह से है। टोटल लोड है ये आपका। तो हमें निकालना क्या था? लाइव लोड। तो डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेड लोड इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका यूनिट वेट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो देखिए ये सेक्शन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B इंटू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को यहां से डेड लोड आ जाएगा। अब इस सेक्शन में ये D क्या है आपका? D आपका होता है ओवरऑल डेप्थ, और हम लोग को दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ। तो D कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव डेप्थ प्लस DC। ये DC क्या है? इफेक्टिव कवर। ओके, क्वेश्चन में देखिए आपको दिया होगा कि इफेक्टिव कवर कितना यूज करना है। सॉरी, इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा है कि कितने इफेक्टिव कवर। तो जनरली चलिए हम लोग इफेक्टिव कवर 50 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम इफेक्टिव कवर इक्वल टू 50 mm। तो यहाँ से आपका D क्या हो जाएगा? 550 प्लस 50, ये हो जाएगा 600 mm। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? डेड लोड कैसे निकालेंगे? 25 इंटू बी कितना है? 300 इंटू ये 600, और ये आपका mm में है। इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ये मीटर में आ जाएगा। इसको भी डिवाइड कीजिए, ये मीटर में आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25, ये आपका गलत आ रहा है। 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 600 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25, तो ये वैल्यू आ जा रहा है आपका 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि इसको हम लोग mm को पहले मीटर में कर चुके थे, और ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर में ही था। तो यहाँ से आपका लाइव लोड हो जाएगा टोटल लोड माइनस डेड लोड। टोटल कितना था? 15.75 माइनस 4.5, यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ गया? 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था, फाइंड मैक्सिमम लाइव लोड दैट कैन अप्लाइड ऑन द बीम इफ इट सिंपली सपोर्टेड ओवर इफेक्टिव स्ट्रेंथ फॉर 6 मीटर। तो इसी में हम लोग दो क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ये दे देगा, बोलेगा कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए, तो वो पहले एक क्वेश्चन कर लिए। दूसरा क्वेश्चन में ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस नहीं निकालने के लिए सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि लाइव लोड बताइए, या कितना टोटल लोड उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में भी हमको क्या करना होगा? पहले मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होगा, वो सारा स्टेप पहले करना ही होगा। फिर आपको ये निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको पता है कैंटिलीवर के लिए कैसे निकालेंगे, सिंपली सपोर्टेड। तो जनरली आपको सिंपली सपोर्टेड बीम ही देगा। अगर टोटल लोड पूछे तो हम लोग यहीं पे जो W निकालना है इसको कह देंगे ये टोटल लोड है। अगर आपको पूछे डेड लोड, लाइव लोड, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर डेड लोड ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर लाइव लोड टोटल लोड में माइनस करके दिखा देंगे कि ये आपका लाइव लोड है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपको ना फैक्टर्ड लोड बताना है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें मेंशन नहीं हो कि WSM से करना है कि LSM से करना है, तो हम लोग WSM से भी कर सकते हैं, और जो लोड आएगा ना, ये लाइव लोड या आपका जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट आएगा, ये जो वैल्यू आया था, इसको फैक्टर कर देंगे 1.5 से, तो उस वैल्यू को कहते हैं हम लोग अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हम लोग ऐसा न्यूमेरिकल आगे देख लेंगे।
तो ये आपका पूरा था। पहला स्टेप ये, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहला स्टेप आपका ये था, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, फिर मॉड्यूलर रेशियो जो गिवन है सबसे पहले लिखना है सेक्शन बना के, फिर उसके बाद कंपेरिजन करेंगे उसके बाद स्टेप 2 में पोजीशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर स्टेप 3 में पोजीशन ऑफ एक्चुअल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि क्या है, अंडर इन्फोर्स्ड है या ओवर इन्फोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है। आपको अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन ही देगा, बैलेंस सेक्शन देगा तो बहुत ईजी है, हम लोग को फिर एक्चुअल निकालना भी नहीं है, क्रिटिकल से ही डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को पुट करके एक्जे का देगा हम लोग निकाल लेंगे। फिर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग को 2 फार्मूला देख लिए, एक तो हम इससे कैसे निकालेंगे अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन में, फिर अगर इससे नहीं निकालना है, सबसे ईजी तरीका है इससे निकालने का, तो आप यही यूज करना। फिर उसके बाद मैक्सिमम लोड कितना हम लोग बीम पे लगा सकते हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए WL/8। अब ये बेंडिंग मोमेंट की जगह हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो निकाले किलोन्यूटन में वो रख देंगे। उसके बाद यहाँ से W निकाल लेंगे, L इफेक्टिव हमें पता होगी, W जो निकलेगा वो आपका टोटल लोड होगा। अब हम लोग को लाइव लोड पूछा है तो डेड लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब जो उसका यूनिट वेट है उसके लिए कंक्रीट का, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ दिया है और ओवरऑल डेप्थ निकालना है तो या तो क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप एज्यूम कर लेना 20 mm से कुछ भी, मिनिमम 20 mm एज्यूम कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से डेड लोड निकाल लिए, फिर लाइव लोड के लिए क्या करेंगे, टोटल लोड में से डेड लोड माइनस कर देंगे तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगा लाइव लोड। तो आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस और निकालने का जो भी क्वेश्चन हो आता है आपके एग्जाम में वो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी में कंप्लीट हो गया कि मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं बीम में, वो भी इसी तरह निकालेंगे। ये दोनों एक साथ आपको नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक साथ पूछेगा। नेक्स्ट और हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। Download college exam app from Play Store. Do like and subscribe our channel for more updates.